हम शॉर्ट में एक प्लेटलेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट एक हमारा ब्लड सेल्स है, ठीक है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ है पहले बात कर दिया है 2 से 4 माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो देखिए प्लेटलेट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। या तो प्लेटलेट के कुछ इन फीचर्स से बनेगा या तो प्लेटलेट के कुछ डिजीज़ हैं, 2-4 डिजीज़ हैं, उससे मिल कर के बनेगा। बाकी बात इससे बाहर प्लेटलेट से कुछ ऐसा नहीं आता है। हाँ, अगर प्लेटलेट के कुछ फॉर्मेशन सिक्रेशंस के बारे में आता है जो कि प्लाज्मिनोजेन वगैरह, वो हम लोग कोगुलेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो कोगुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो प्लेटलेट को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट का साइज 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में। अगर एक्टिवेट प्लेटलेट का साइज पूछे तो वो कितना होगा? 7 से 8 माइक्रोमीटर का होगा। ठीक है, और नॉर्मली केवल प्लेटलेट का साइज पूछे तो 2 से 4 माइक्रोमीटर का होगा। अगर 10,000 से प्लेटलेट कम हो गया तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस ब्लीड काउज करेगा, लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। कहने का मतलब है कि अगर 10,000 से कम प्लेटलेट होगा तो अगर कहीं भी कट लगेगा तो वो ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं। इसीलिए जब कोई भी ऑपरेशन सर्जरी अगर आप प्रोसीजर होता है तो उस टाइम पीटी, एपीटीटी और हमारे पास और भी कुछ कोगुलेशन का कोगुलेशंस का जो प्रोफाइल होते हैं उसको टेस्ट किया जाता है क्योंकि ब्लीडिंग से रिलेटेड है ये, इसीलिए। लाइफ स्पान कितना होता है? तो 7 से 10 दिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने लाइफ स्पान एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से याद करना है, तो आप पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा क्लियरली याद करवा दिए थे कि किस तरह से आपको ये जो हमारा नॉर्मल रेंज है ना लाइफ स्पान, वो चीज़ याद रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग को भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिए? 120 दिन। ठीक है, किस तरह से याद रखना लाइफ स्पान सारे सेल का? तो सबसे पहले क्या लिखिए आप? 120 दिन। फिर क्या लिखिए? 7 से 14 दिन, 7 से 14 डे। तो डे वाला 2 ही है। फिर आप लिखिए 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए कितना? 4 से 8 आवर्स। उसके बाद एक और लिखिए आप, क्या? एक और पॉइंट होता है फ्यू, कुछ घंटे से फ्यू आवर्स टू ईयर तक कौन सर्वाइव कर सकता है। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया? 120 दिन लिखा, 7 से 14 दिन लिखा, 24 घंटा लिखा, 4 से 8 घंटा लिखा और फ्यू आवर्स टू ईयर, इतना लिखा। तो ये किसके लिए अपन को मालूम है? आरबीसीज के लिए। ये किसके लिए है? प्लेटलेट के लिए। ये किसके लिए है? तो ये हमारा है मोनोसाइट के लिए। ठीक है, और 4 से 8 घंटा क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स के लिए। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन आएगा? तीनों आता है, यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो ये तीनों के लिए हम लोग कितना याद रखेंगे कॉमनली? 4 से 8 घंटा। ठीक है, और हम लोग इस ये बाद में कौन सा बच गया? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कुछ घंटे से लेकर के 5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, जैसे कि बी मेमोरी सेल जो रहता है वो मेमोरी सेल हमेशा जिंदा रहता है। तो उस तरह से इसका हम लोगों ने क्या किया? याद कर लिया इसका लाइफ स्पैन, आरबीसी जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसके लाइफ स्पैन के बारे में। अब मेगा कैरियोस प्रीकर्सर सेल कौन सा होता है? प्लेटलेट का जो फॉर्मेशंस करता है वो कौन सा होता है? मेगा कैरियोसाइट्स होता है। इसके अंदर 2 तरह के ग्रैनुल्स पाए जाते हैं प्लेटलेट में, एक अल्फा ग्रैनुल्स और एक डेंस ग्रैनुल्स, नॉट बीटा ग्रैनुल्स। एक अल्फा ग्रैनुल्स और दूसरा डेंस ग्रैनुल्स। अल्फा ग्रैनुल्स क्या सिक्रेशंस करने का काम करता है? प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। आप 1-2 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या करता है रिलीज? वॉन वेलिब्रिन फैक्टर। और तीसरा क्या होता है? फाइब्रोनेक्टिन। ये भी एक तरह का एंजाइम है जो कि हेल्प करता है कोगुलेशन में। ठीक है, और डेंस ग्रैनुल्स में, डेंस ग्रैनुल्स से क्या होगा? एक तो ADP होगा रिलीज,
एक सीरोटोनिन का रिलीज सिक्रेशन होगा और एक कैल्शियम का सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो क्योंकि कैल्शियम कोगुलेशन में अपने को चाहिए ही चाहिए होता है, तो कुछ कैल्शियम का प्रोडक्शन खुद प्लेटलेट भी कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्रेनुल्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिस तरह से नॉर्मल सेल होता है उसी तरह से ये भी है। अब हम लोग बात करते हैं किसके, प्लेटलेट के डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो प्लेटलेट के डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं। प्लेटलेट के से दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो सकता है और एक क्वांटिटेटिव डिक्रीज इन काउंट। क्वालिटेटिव मतलब क्या है कि प्लेटलेट के अंदर देखो दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब स्पेशल एक रिसेप्टर कुछ सपोज दैट इस तरह से पाया जाता है, एक रिसेप्टर हमारा कुछ इस तरह से पाया जाता है। तो एक प्लेटलेट के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अगर इसमें कुछ डिफेक्ट हुआ, अगर इस ये रिसेप्टर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो एक तरह का डिजीज़ हो गया। अगर ये रिसेप्टर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो कुछ इस तरह का डिजीज़ हो गया। मैं इसको इसीलिए समझाया क्योंकि जो इस तरह अभी मैं आगे फिगर में बताऊंगा। तो दो तरह के डिजीज है, एक बर्नार्ड सिंड्रोम और एक ग्लेंजमान थ्रोम्बोस्थेनिया। ये क्या चीज़ है अभी आगे समझ में आएगा आपको। दूसरा है क्वांटिटेटिव में कि प्लेटलेट अगर कमी हो गया तो भी प्लेटलेट अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, जो कि क्लोटिंग करने का काम करता है। ठीक है, जेंट प्लेटलेट अगर हो गया तो भी दिक्कत आएगा। जेंट प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट हमेशा दूर दूर होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर प्लेटलेट चिपक गया तो उसको हम लोग बोलते हैं जेंट प्लेटलेट। तो ये क्या होता है, फंक्शन करने के लायक नहीं रहता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज ये दिया हुआ है 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm। ये क्यूबिक mm आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो मैं डिजीज़ का बात कर रहा था, एक रिसेप्टर तो ये हो गया और एक रिसेप्टर ये हो गया। ठीक है, ये रिसेप्टर हो गया। तो रिसेप्टर नंबर 1 जो है वो क्या करता है, वाल्वेनिब्रिन फैक्टर से जुड़ता है। हालांकि जब जैसे हमारा कट लगता है तो क्या होता है, वाल्वेनिब्रिन फैक्टर रिलीज होता है और प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है वाल्वेनिब्रिन फैक्टर, और प्लेटलेट को अपने ओर खींचने लगता है। जब खींचने लगता है तो बोलता है आ जा भाई मेरे पास आके यहाँ पे चिपक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के प्लेटलेट चिपक जाता है और प्राइमरीली जो एक टेम्पोररी प्लग बना लेता है। ठीक है, वही काम है ना, प्लग बनाना, प्लग फॉर्मेशन करना, क्लॉट फॉर्मेशन करना। तो इसीलिए ये रिसेप्टर बहुत ही, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट के पास दो रिसेप्टर होते हैं, एक रिसेप्टर ये एक रिसेप्टर ये। इस तरह के जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं GP1B, जो कि वाल्वेरिन फैक्टर से जुड़ता है, और ये जो रिसेप्टर होते हैं वो फाइब्रिनोजेन से जुड़ता है। एक बीच में फाइब्रिनोजेन आ गया और दोनों प्लेटलेट दोनों फाइब्रिनोजेन से जुड़ गया। मतलब कहने का मतलब ये फाइब्रिनोजेन है, एक प्लेटलेट का रिसेप्टर इधर जुड़ गया, एक प्लेटलेट का रिसेप्टर इस पे जुड़ गया। तो इस तरह से बहुत बड़ा गुच्छा बन गया, जाला बन गया, और सब जाला यहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्लेटलेट का कोगुलेशन होता है, वो हम कोगुलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको याद कराना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए दो रिसेप्टर हैं, एक रिसेप्टर क्या है GP1B और दूसरा रिसेप्टर का नाम आप लिख लीजिए GP2B। ठीक है, दो रिसेप्टर हैं। अब देखिए दोनों डिजीज़ का नाम लिख लीजिए आप, सॉरी GP1B और GP2B, ये रिसेप्टर का नाम है, दोनों प्लेटलेट के ऊपर लगे हुए हैं। दोनों का आप बर्नार्ड्स डिजीज़ का B ले लीजिए आप, तो पहले B लिख दीजिए ऊपर में, बर्नार्ड्स डिजीज़, बेरनार्ड्स सिंड्रोम। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है, ग्लेंजमान, तो ग्लेंजमान का G ले लीजिए। तो देखिए पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, पहले B आ रहा है फिर G आ रहा है। तो वो अगर गिनती में हम लोग याद करें तो पहले 1 आता है फिर 2 आता है, और ABCD में बात करें तो पहले B आता है फिर G आता है, मतलब BCDEFG बाद में आता है ना G। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके रख लें। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि GP1B से कौन सा डिजीज होता है, तो वहाँ पे दे देगा बर्नार्ड सिंड्रोम, और ये भी दे देगा ग्लेंजमान थ्रोम्बोस्थेनिया। आप सीधा देखना 1 है क्या, तो 1 है मतलब B के ऊपर आएगा, क्योंकि A से कुछ तो है नहीं, तो B के ऊपर आएगा, तो बर्नार्ड सिंड्रोम आ जाएगा आंसर।
तो इस तरह से आपको याद करना है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप इसको एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि देखिए डिजीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और डिजीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा, कोरिलेट करके। ठीक है, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि उससे मेरा भी उत्साह बढ़ते रहेगा और मैं इस तरह के वीडियो को लाते रहूँगा। और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए वो चीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप 5 हो गया, एसएसपी हो गया, हमारा जिपमर हो गया, उसके लिए इस सब यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम बस यहीं क्लोज कर देते हैं। थैंक यू फॉर लास्ट तक देखने के लिए।